नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आपका जो 12th क्लास की एग्रीकल्चर है उसका सिंचाई पढ़ रहे थे। सिंचाई जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो सिंचाई सिंचाई के बारे में हमने पढ़ लिया था। सिंचाई की परिभाषा क्या होती है, सिंचाई की परिभाषा क्या होती है, सिंचाई कितनी करनी है, कब करनी है, ये चीज़ हमने कल पढ़ ली थी। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने पढ़ा था क्रांतिक अवस्थाएं पढ़ ली थी। क्रांतिक अवस्थाओं में पढ़ ली थी। क्रांतिक अवस्थाओं के बाद में हमने पढ़ लिया था इसके अंदर मृदा नमी के आधार पर सिंचाई करनी है हमें। तो मृदा नमी के आधार पर हमने सिंचाई, ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में देख कर लिया था। और अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर जलमांग। क्या पढ़ेंगे? जलमांग। देखो, सभी पौधों की जलमांग अलग अलग होती है। सभी पौधों की क्या होती है? जलमांग अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करें कि जलमांग होती क्या है। पहले तो ये चीज देखनी है हमें कि जलमांग होती क्या है। देखो, जलमांग की बात करें तो अपने जीवन काल में, पादप के अपने जीवन काल में अंकुरण से लेकर, पादप के अपने जीवन काल में अंकुरण से लेकर परिपक्व होने तक जो जल की मात्रा आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं? जलमांग कहते हैं। यानी कि पूरे जीवन काल में जितने जल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? जलमांग कहलाती है। ठीक है, तो ये जलमांग, अब सभी पौधों की जलमांग अलग अलग होती है तथा इसके अलावा मृदा जलमांग को कौन प्रभावित करता है? मृदा। जलवायु कौन प्रभावित करती है? जलवायु। ठीक है, और इसके अलावा किस्म, किसी भी प्रकार की किस्म भी क्या करती है? इसको, जलमांग को प्रभावित करती है। ठीक है, और फसल जैसे मृदा, मृदा कैसी? बलुई मृदाओं में जल की आवश्यकता अधिक होती है जबकि चिकनी मृदाओं में जल की आवश्यकता कम होती है। जबकि जलवायु, नम जलवायु होगी तो वहां पे नम वातावरण रहेगा तो क्या होगा? जल की आवश्यकता कम रहेगी। इसी प्रकार किस्म, कोई जल्दी परिपक्व होने वाली किस्म, कम पानी चाहने वाली किस्म है तो। और फसल, फसल जैसे मान लो एक तो धान बोएंगे, एक क्या बोएंगे हम? मोट बोएंगे। तो धान की जलमांग क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसके अंदर जो मोट है उसकी जलमांग क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जलमांग, जलमांग कहते किसे हैं? ये चीज समझ में आ गई। पादप के जन्म से लेकर, पादप के जन्म से लेकर वो जब परिपक्व हो जाता है वहां तक कितनी जल की आवश्यकता है या कितने जल की आवश्यकता हुई तो वो क्या कहलाती है? पूरी संपूर्ण जल की मात्रा क्या कहलाती है? जलमांग कहलाती है पौधों की। ठीक है, अब हम कुछ पौधों की जलमांग क्षमता देखेंगे। सबसे पहले फसल, फिर इसके बाद में जलमांग, सारणी बनाएंगे हम। फसल, फसल है जैसे धान, धान। अब धान की बात करें तो धान, आपने देखा होगा कि धान कहाँ पे उगाया जाता है? जहां पर अधिक पानी होता है वहीं पर धान उगाया जाता है। जहां पर अधिक पानी होता है वहीं पर क्या उगाया जाता है? धान उगाया जाता है। अब धान की बात करें तो धान की जो जलमांग होती है वो होती है 900 से 2500, 900 से 2500 mm होती है। जलमांग किसमें होती है? मिलीमीटर में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं गेहूं की। जो गेहूं होता है, गेहूं कौन से क्षेत्रों में बोया जाता है? जहां पे पानी ना ही तो ज्यादा हो ना ही कम हो। तो इसके लिए गेहूं की जो जलमांग होती है वो होती है 450 से 450 से 450 mm। यहाँ पर mm मैंने ऊपर लगा दिया है, यहाँ पर भी लगा सकते हो आप। कितनी होती है गेहूं की? देखो यहाँ पर धान की बात करें तो 900 से 2500, गेहूं की बात करें तो 450 से 650। और इसी प्रकार हम बात करें आगे कि जो गन्ना होता है, गन्ना होता है उसकी जलमांग कितनी होती है? 1500 से 2500 mm। यहाँ पर दो चीजें आ रही है हमारे पास निकल के, एक तो धान, धान 900 से 2500 और गन्ना 1500 से 2500। देखो, इसमें यहाँ पर नोट लगाकर आप इसको नोट लगाकर लिख सकते हो कि जो गन्ना होता है,
गन्ना और धान होता है, इन दोनों में लिखना है आपको नोट लगाकर। देखो इसमें प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से क्या है, जलमांग सर्वाधिक है। प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग क्या है, जलमांग सर्वाधिक है। यदि हम बात करें यहाँ पे 900 से 2500 mm है, तो ये क्या है कि प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग किसकी है, धान की। यदि अब बात करें हम पूरे जीवन काल के आधार पर, तो जीवन काल के आधार पर, जीवन काल के आधार पर सर्वाधिक जलमांग, सर्वाधिक जलमांग किसकी है, गन्ने की है। किसकी है, गन्ने की। अब आप कहोगे जीवन काल और प्रतिदिन के हिसाब से ये क्या अंतर हो, कि हम बात करें कि जो धान होता है, धान 6 महीने में पककर तैयार करते हैं, यानी कि 6 महीने भी नहीं लगते हैं इसको। जैसे हम गेहूं की पकती है 4 महीने में, वैसे पककर तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें हम बात करें कि प्रतिदिन, यानी कि इसको प्रतिदिन अधिक जल की आवश्यकता होती है, 6 महीने में पककर तैयार हो जाता है। 6 महीने लग जाते हैं, जैसे पौध तैयार करते हैं, फिर हम रोपाई करते हैं, फिर इसके बाद में पककर तैयार होता है। अब इसके बाद में गन्ने की बात करते हैं। तो जो गन्ना है इसका जीवन काल होता है, 2 प्रकार के गन्ने होते हैं, आपको पता होंगे कि एक तो होता है अर्धशाली। कौन सा, अर्धशाली। अर्धशाली मतलब होता है 1.5 साल, और एक होता है एकसाली। एकसाली का मतलब होता है 1 साल। यानी कि कुछ गन्ने तो ऐसे होते हैं, कुछ किस्में, कुछ प्रजाति तो ऐसी होती है जो 1 वर्ष में पककर तैयार हो जाती है, और कुछ होती है अर्धशाली। अर्धशाली तो ये होता है कि 1.5 साल, 1 से 1/2 वर्ष। ठीक है, तो ये जो गन्ना है वो एकसाली 1 साल में, जबकि ये 6 महीने में पककर तैयार हो जाता है। तो इसमें तो प्रतिदिन के हिसाब से दोनों की जलमांग सेम है, लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग किसकी है, धान की। और यदि हम जीवन काल के आधार पर बात करें तो इसकी किसकी है, सबसे ज्यादा गन्ने की है। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ पर। आगे लिखते हैं इसके अंदर जो आपका आलू है, आलू की जो जलमांग है वो है 500 से 600 mm, 500 से 600 mm। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें आलू की जो जलमांग है वो कितनी है, 500 से 600 mm है। इसी प्रकार मूंगफली की है जलमांग 500 से 700 mm। ठीक है, इसकी 500 से 600 भी आती है और 500 से 700 भी आती है। ठीक है, दोनों ही है इसकी। 500 से 600 कुछ किताबों में 500 से 600 दे रखा है, कुछ में क्या दे रखा है, 500 से 700 mm दे रखा है। ठीक है, आगे है इसके बाद में देखो, सबसे पहले धान की सर्वाधिक प्रतिदिन के हिसाब से गेहूं की आती है 450 से 650 mm। गन्ना होता है, गन्ने की होती है 1500 से 2500 mm। देखो ये जो जलमांग है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गन्ना है इसकी कितनी है, 1500 से 2500 mm है, और इसकी जो आलू की है 500 से 700 या 500 से 700 mm। इसके बाद में मूंगफली आती है, मूंगफली की है 500 से 700 mm। इसी प्रकार कपास की है, जो कपास जानते हो, रुई कपास की देखो 700 से 1300 mm। कितनी है, 700 से 1300 mm। यहाँ पर हम बात करें तो 700 से 1300 mm। ठीक है, इसके बाद में आता है इसके अंदर देखो, धान की हो गई। सबसे ज्यादा हम जलमांग की बात करें, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है, तो किसकी बताओगे, गन्ने की बताओगे। ठीक है, लेकिन इसमें आएगा यदि धान ऑप्शन में है तो धान करना है, यदि गन्ना ऑप्शन में तो गन्ना करना है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, वो पूछ सकता है कि प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है, और जीवन काल के आधार पर सबसे ज्यादा इसकी जो जलमांग है वो किसकी होती है। इसके बाद में
सोयाबीन है 450 से 700 mm, ठीक है। और इसके बाद में अंतिम जो है आपकी वो है मक्का है 500 से 800, मक्का है 8 नंबर, मक्का 500 से 800 mm, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई नहीं है आपके? सिंचाई में जलमांग महत्वपूर्ण है कि नहीं? मान लो इसकी धान है, इसकी जलमांग है 900 से 2500 mm। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही जैसे मान लो आप इसमें कम सिंचाई करते हो तो धान होगा क्या, उतना उत्पादन दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी जो जलमांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें गेहूं के 450 से 100 mm होती है, तो इसमें 6 सिंचाइयाँ की जाती है। जैसे गन्ना होता है 1500 से 2500 mm, और इसमें ये भी निर्भर करता है कि एक सिंचाई में हम कितना जल दे रहे हैं, एक सिंचाई में कितना जल दे रहे हैं, ये भी चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इसी प्रकार आलू की, मूंगफली, कपास, सोयाबीन और मक्का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सिंचाई की विधियां। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई की विधियां। जलमांग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब पढ़ेंगे सिंचाई की विधियां। क्या पढ़ रहे हैं? सिंचाई की विधियां। और इसमें सिंचाई की विधि आती है, इसमें सबसे पहले आती है चौकेबार विधि या चेक बेसिन, या चौकेबार विधि। कौन सी आती है? चेक बेसिन या चौकेबार विधि। चेक बेसिन या चौकेबार विधि का मतलब होता है, इसके अंदर चेक बेसिन और चौकेबार विधि होती है। इसके अंदर क्या होता है कि चेक बेसिन, इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो इसमें जो खेत होता है उसको वर्गाकार या आयताकार, जो भी खेत है आपका, उसमें क्या किया जाता है, ऐसे मुख्य नालियां बना ली जाती है, ऐसे मुख्य नालियां बन गई समान अंतराल पर। फिर इसके अंदर क्या किया जाता है, इस प्रकार छोटी छोटी क्यारियों में खेत को विभाजित कर दिया जाता है। क्यारियां कैसी हो सकती है? आयताकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है या वर्गाकार हो सकती है। कैसी कैसी हो सकती है? वर्गाकार हो सकती है और या फिर आयताकार हो सकती है, ठीक है। यानी कि छोटी छोटी क्यारियां। और इसके अंदर क्या किया जाता है, ढलान के अनुसार क्या बनाई जाती है, नाली बनाई जाती है जिससे पानी बहकर आ सके, ठीक है। और फिर इसके अंदर जैसे ये इसमें से, ये इसमें से, ये इसमें से, इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेक बेसिन या चौकीबार विधि हो गई, ठीक है। यह विधि सरल है या आसान विधि है। कैसी है? आसान विधि है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें बात करें तो ये क्या है, जो अपलावन विधि है उसकी अपेक्षा क्या है, ये सही है। क्यों? क्योंकि उसमें नियंत्रित जल का बहाव नहीं होता है, क्योंकि हम जैसे ही जल को छोड़ते हैं उसमें तो क्या होता है, जल ऐसे ही दौड़ता है जिससे क्या होता है, मर्दासरण होता है, ठीक है। इस प्रकार की समस्याएं होती है और समान रूप से जल वितरित नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें समान रूप से पूरे खेत में जल वितरित हो जाता है। तो अपलावन विधि की अपेक्षा अधिक दक्षता युक्त होती है, अधिक दक्षता युक्त होती है, या लिख सकते हो जल दक्षता युक्त होती है, यानी कि जल का सदुपयोग ज्यादा होता है इसके अंदर। उसमें तो क्या है, जैसे मान लो आपका ये इतना बड़ा खेत है, अब आप यहाँ से पानी छोड़ोगे
मान लो ये पानी जैसे बहकर यहाँ पे आके एकत्रित हो गया और यहाँ पे पानी पहुंचा ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये अपलावन विधि है, इससे क्या है, ये बेहतर विधि है, ठीक है, सरल है, आसान है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है। कैसी विधि है, प्रचलित विधि है, ठीक है। और खेत में समान रूप से पानी वितरित हो जाता है, खेत में समान रूप से पानी का वितरण क्या हो जाता है, खेत में समान रूप से पानी का वितरण हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें चेक बेसिन चौकीवार विधि, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सरल है, आसान है। विधि कैसी है, इसके अंदर पूरे खेत को समतल कर लिया जाता है, समतल करने के बाद में क्या बनाया जाता है, नालियां बनाई जाती है, और नालियां बनाने के बाद में आयताकार या वर्गाकार क्या बनाई जाती है, इसमें क्यारियां निर्मित कर ली जाती है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, इसके लाभ हो गए, विधि के बारे में जानकारी हो गई, कैसी विधि है, कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखो इसके जो लाभ थे वो हमने लिख लिए। अपलावन विधि की अपेक्षा अधिक जल दक्षता युक्त होती है, सरल है, आसान है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है, खेत में समान रूप से पानी का वितरण हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गए, इसके लाभ हो गए। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ हानियां हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सीमाएं इसकी, अब देखो, अब पूरे खेत में क्या किया जाता है, इसमें ऐसे नालियां बनाई जाती है, ऐसे मेड़ बनाई जाती है। तो नाली और मेड़ बनने के कारण क्या होता है, अधिकतर भाग में बुआई नहीं हो पाती है। तो अधिकतर भाग में बुआई नहीं होती है, बुआई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अधिकतर भाग किसमें काम में आ जाता है, नालियां बनाने में और मेड़ बनाने में काम में आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आपने पूरे खेत में मेड़ और नालियां बना दी, तो मेड़ और नालियां बन गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कृषि यंत्र आसानी से सुगमता से चल पाएंगे, इसमें नहीं चल पाएंगे। तो यंत्रीकरण या यंत्रों का प्रयोग नहीं हो पाता है। इसके अलावा अब इतनी नालियां बनानी है, इतनी मेड़े बनानी है, इतनी छोटे छोटे क्यारियां बनानी है, तो उसके लिए श्रमिक अधिक लगेंगे। तो श्रमिकों की आवश्यकता अधिक, ठीक है। श्रमिकों की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते इसमें। अधिकतर भाग बुआई के काम में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि अधिकतर भाग किसमें आ जाता है, नालियों में चला जाता है, इस वजह से इसमें काम में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि निराई गुड़ाई में क्या होता है, समस्या उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है निराई गुड़ाई में, समस्या क्या उत्पन्न होती है, समस्या क्यों उत्पन्न होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि जो निराई गुड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, निराई गुड़ाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो मेड़ और नालियां हैं वो क्या आएगी, परेशानी करेगी, ठीक है। तो इस वजह से निराई गुड़ाई में दिक्कत आती है, ठीक है। और इसके अंदर जो पृष्ठीय जल निकास होता है, कौन सा जल निकास, पृष्ठीय, जैसे मान लो पृष्ठीय जल निकास में बाधा क्या आती है, पृष्ठीय जल निकास में बाधा आती है। क्यों आती है, क्योंकि हर क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्र में क्या नालियां आ जाती है, नालियां आ गई तो नालियों से पानी बाहर नहीं निकल पाता है, इस वजह से क्या होता है, पानी उसी में भरा रहता है, तो पृष्ठीय जल निकास बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जो पृष्ठीय जल होता है वो क्या होता है, उसी में भरा रहता है, इस वजह से अधिक पानी से क्या होता है, रोग और कीटों का प्रकोप होने की आशंका रहती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर खेत की तैयारी में अधिक मजदूर श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी सीमाएं हैं।
तो चेक बेसिन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चेक बेसिन चौकेबार विधि, इसे ये कैसी विधि है, इसको बनाने की विधि कैसे, इसको कैसे उपयोग किया जाता है। देखो, इसको उपयोग करने के लिए सबसे पहले खेत को समतल करें, फिर इसके बाद में क्या करें, नालियां बना दी जाती है। नालियां बनाने के बाद में छोटी छोटी आयताकार या वर्गाकार क्या बना ली जाती है, क्यारियां बना ली जाती है ढाल के अनुसार, ठीक है। और इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। फिर इसके कुछ लाभ होते हैं, सरल है, आसान है, प्रचलित भी है। अधिक प्रचलित होने के कारण क्या है, सब जानते हैं इसके बारे में। फिर अपलावन विधि की अपेक्षा अधिक जल दक्षता दिखाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अपलावन विधि में क्या, बाढ़ फ्लड विधि होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जहाँ पे पानी अधिक होता है वहां पे क्या होता है, पानी ऐसे पूरे खेत में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, खेत में किधर तो ज्यादा बढ़ जाता है, किधर क्या होता है, कम हो जाता है। तो कहीं पर क्या होता है ज्यादा और कहीं पे कम, इस वजह से क्या होता है, कहीं पे पहुंच ही नहीं पाता है। तो इस वजह से क्या है, ये विधि सुगमतापूर्वक पूरे खेत में समान रूप से पानी का वितरण हो जाता है, खेत में समान रूप से पानी का वितरण हो जाता है। सर्वाधिक प्रचलित विधि भी है, और ये इसके कुछ क्या हो गए, लाभ हो गए। इसके बाद में बात करते हैं सीमाएं। सीमाएं यानी मतलब हानियां। इसकी हानि क्या होती है, अधिकतर भाग बुआई के काम में नहीं आता है। बुआई के काम में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि अधिकतर भाग में हम नालियां और मेड़ बना देते हैं, ठीक है। इस वजह से काम में नहीं आ पाता है। और इसी प्रकार यंत्रीकरण, यंत्रों का प्रयोग नहीं हो पाता है। जैसे हम इसके अंदर कटाई करेंगे, कटाई के समय यंत्र नहीं लगा सकते, इसके अंदर निराई गुड़ाई में यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते, और निराई गुड़ाई करेंगे तो भी क्या होगा, इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि बार बार क्या जाती है, नाली आ जाती है। नालियों के रख रखाव में खर्चा ज्यादा होगा इसमें, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। नालियों के रख रखाव में खर्चा ज्यादा, या सर मेरे को क्या आवश्यकता ज्यादा, खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि मेड़ और नालियां क्या होती है, बार बार ढह जाती है, टूट जाती है, जिससे क्या होता है, खर्चा ज्यादा होता है, सर मेरे को क्या आवश्यकता ज्यादा होती है। तो इस प्रकार इसकी क्या होती है, ये समस्याएं हैं कुछ, ठीक है। इसके बाद में जो अगला है, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। कौन सी विधि है, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। देखो, ये कौन सी विधि है, बॉर्डर पट्टी विधि। देखो, बॉर्डर पट्टी विधि होती है, इसमें क्या होता है कि एक बॉर्डर बनती है, क्या बनती है, क्या बनती है, बॉर्डर बनती है। देखो, इसके अंदर जो बॉर्डर पट्टी विधि होती है, इसमें क्या किया जाता है, खेत में सबसे पहले विधि के बारे में जानकारी करते हैं। देखो, इसमें ढाल के समानांतर क्या बनाई जाती है, पट्टियां बनाई जाती है। जैसे मान लो इसका ढाल है इस तरफ, खेत का ढाल क्या है, नीचे की तरफ है, खेत का ढाल क्या है, नीचे की तरफ। तो इसके अंदर इस प्रकार हम क्या करते हैं, पूरे खेत में पट्टियां बना देते हैं। क्या बना लेते हैं, पट्टियां बना लेते हैं। यहाँ पे होती है नाली, होती है मुख्य नाली, जिससे क्या होता है, पानी आता है। जैसे मान लो ये पानी है, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार क्या कर दिया जाता है, इसको खोल दिया जाता है, और पानी पट्टियों के माध्यम से क्या होता है, पूरे खेत में समान रूप से वितरित हो जाता है। देखो, इसमें पट्टी का जो आकार है, लंबाई है, और जो चौड़ाई है, वो क्या करेंगे हम, मृदा की किस्म, पानी की उपलब्धता के आधार पर गठा बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें पानी की उपलब्धता, यदि पानी की मात्रा हमारे पास कम है तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर इसका आकार क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। पानी की अधिकता है और ढाल कम है, क्या है, पानी की अधिकता और ढाल कम है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर लंबाई बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, पानी बहकर जाएगा, तो धीरे धीरे बहकर जाएगा, और समान रूप से पूरे खेत में क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लो मृदा की किस्म, मृदा किस प्रकार की है, जैसे मान लो चिकनी मृदा है, तो चिकनी मृदा है तो सख्त रहेगी, जलावशोषित कम करेगी, ठीक है। और जबकि इसके अंदर फैल कर जाएगा पानी, तो क्यारी का आकार क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जो सॉरी पट्टी का आकार क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसी प्रकार यदि इसके अंदर पानी की कमी है और मृदा कैसी है, बलुई है,
बलुई मृदा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बलुई मृदा होने पर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो पट्टी का आकार है उसको क्या कर देंगे हम छोटा कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहने की, पानी की बहने की दर होती है वो कम हो जाती है, इस वजह से पानी इतनी दूर बहकर नहीं जा सकता, इसलिए हम पट्टी का आकार क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार ढलान, ढलान यदि ज्यादा है तो पट्टी का आकार छोटा रखेंगे, क्योंकि लंबा रखने पर क्या होता है, मृदासरण की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि लंबा रखेंगे तो पानी यहाँ से बहकर जाएगा और नीचे तक जाते जाते मृदा का क्या करेगा, शरण करेगा बहुत ज्यादा, तो नीचे जाकर मृदा एकत्रित हो जाएगी, पोषक तत्व तो यहाँ पे आकर एकत्रित हो जाएंगे और यहाँ पर पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, फसल यहाँ पे कमजोर, यहाँ पे ज्यादा बढ़िया फसल हो जाएगी। इस वजह से इस समस्या से बचने के लिए हम क्या सॉरी पट्टी का आकार क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि समझ में आ गई है, कैसे बनाते हैं इसको, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और इस विधि के कुछ लाभ हैं, तो लाभ लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। जैसे हमारी जो जैक बेसिन थी उसी प्रकार इसके भी कुछ क्या है, लाभ है, लाभ है इसमें। लाभ में सबसे पहले आसान विधि, कैसी है, आसान तो है ही है कि इसमें क्या करते हैं, ढाल देते हैं और पट्टियों में विभाजित, पूरे खेत को पट्टियों में विभाजित कर देते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया कि कैसी है, आसान विधि है, सिंपल सी विधि है, ज्यादा इसमें ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है, श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने देख लिया किसकी बजाय, चौकीवार विधि की अपेक्षा, किसकी बजाय, चौकीवार विधि की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, पूरे खेत में 10-20 पट्टियां बनानी होती है, बाकी नहीं बनानी होती है, कुछ भी नहीं करना होता है, रख रखाव कम करना पड़ता है, किसकी अपेक्षा, चौकीवार, रख रखाव कम, रख रखाव क्या है, कम है, आसान विधि है, सघन फसलों के लिए उपयुक्त, सघन फसलों के लिए उपयुक्त, सघन फसलों के लिए उपयुक्त है कि नहीं, लेकिन धान के लिए उपयुक्त नहीं होती है। किसके लिए, धान के लिए, किसके लिए नहीं है ये उपयुक्त है, धान के लिए नहीं है। क्यों नहीं है धान के लिए? क्योंकि धान में क्या होना चाहिए, पानी ठहरना चाहिए, इसमें क्या होता है, एक हल्की सी पट्टी के रूप में पानी क्या होता है, पूरे खेत में फैल जाता है, जबकि इसमें पानी ठहर नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि ढलान होने की वजह से क्या होता है, पानी नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो समान रूप से क्या होता है, इसके अंदर पानी ठहर नहीं पाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें इसके अंदर इसके लाभ हो गए, लाभ कंप्लीट हो गए इसके। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करें इसके अंदर हाँ, इसमें एक चीज रह गई आपकी कि उसमें मशीनों का प्रयोग नामांकित था, नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं, मशीनों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो मशीनों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसकी कुछ हानियां हैं, सीमाएं हैं। ठीक है, तो सीमाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं सीमाएं, और सीमाओं में सबसे पहले हानि भी बोल सकते हैं इसको, सीमाएं हैं उबड़ खाबड़ भूमि में, उबड़ खाबड़ भूमि में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे मान लो समतल खेत है, इसमें तो पट्टियां बना सकते हैं, लेकिन मान लो ये खेत ही इस प्रकार का हो गया तो इसमें पट्टी बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक बन गई, मान लो फिर भी ढलान तो ज्यादा ही है इसमें, मान लो यहाँ से यहाँ तक तो बन गई, लेकिन अब पट्टी यहाँ पे बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? पानी यहाँ पे डालोगे यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऊबड़ खाबड़ भूमि में स्थलाकृति क्या होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर ऊबड़ खाबड़ भूमियों में क्या इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यदि इसके अंदर जल प्रवाह कम है तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जल प्रवाह कम है। और यदि ढलान ज्यादा है, ढलान ज्यादा है तो भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ढलान ज्यादा है और जल प्रवाह क्या है? कम है, तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जल की प्रवाह या जल की कमी है तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अंदर जो बॉर्डर होती है उसमें समान रूप से पानी वितरित नहीं हो पाता है। तो बॉर्डर होती है जिसके अंदर पट्टी होती है उसके अंदर क्या है? समान रूप से पानी वितरित नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। क्या नहीं हो पाता है? समान रूप से वितरित नहीं हो पाता है। देखो बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि इसकी बनाने की विधि तो आपने समझ ली होगी कि सबसे पहले एक मुख्य नाली बनाते हैं, फिर पूरे खेत को समान रूप से पट्टियों में विभक्त कर देते हैं। पट्टियों का जो आकार है, लंबाई है, वो किस आधार पर रखते हैं? जल की मात्रा के आधार पर। जल अधिक है तो बड़ी बड़ी बना देंगे और जल कम है मृदा के आधार पर। मृदा की किस्म कैसी है? बलुई है या फिर ब्लैक मृदाएं हैं, काली मृदाएं हैं या फिर लाल मृदाएं हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे? उसका आकार छोटा या बड़ा कर देंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जो आपकी बॉर्डर हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके लाभ। लाभ है ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें आसान विधि है, सरल विधि है, आसानी से प्रयोग की जा सकती है। रखरखाव कम होता है इसमें किसकी अपेक्षा? चौकेबार की अपेक्षा। सघन फसलों के लिए उपयुक्त होती है लेकिन ये धान के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ये क्या है? एक प्रकार की सीमा है इसमें, ठीक है। क्या है? सीमा है, ठीक है। और आगे बात करते हैं मशीनों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, ये तो इसके लाभ हो गए। इसके बाद में हानियां देखते हैं या सीमाएं। उबड़ खाबड़ भूमि में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जल प्रवाह कम हुआ या ढलान ज्यादा हुआ तो भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और समान रूप से पानी का वितरण नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पानी की मात्रा कम हो जाती है। उस स्थिति में क्या होता है? पानी आगे तक जा ही नहीं पाता है। या फिर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पानी ढलान ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? पानी आगे की तरफ बहकर एक कॉर्नर में एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें समान रूप से वितरित नहीं हो पाता है सभी बॉर्डर या सभी पट्टियों के अंदर, ठीक है। तो बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कूड़ सिंचाई विधि, ठीक है। और कूड़ सिंचाई विधि होती है, कूड़ का मतलब होता है नाली। क्या होता है? नाली। कूड़ का मतलब क्या होता है? नाली। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि नालियां बना देंगे और नालियों में क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। कूड़ सिंचाई विधि। कौन सी विधि? कूड़ सिंचाई विधि, ठीक है। तीसरी है, ठीक है। तो कूड़ सिंचाई विधि। अब देखो कूड़ सिंचाई विधि का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो जो भी आपका खेत है, जो भी क्या है? आपका खेत है, तो खेत के अंदर हम क्या करते हैं कि कूड़ सिंचाई विधि में जो फसलें पंक्तियों में बोई जाती है, जो फसलें क्या की जाती है? पंक्तियों में। जैसे मान लो गन्ना हो गया, गन्ना हो गया। अब गन्ना हो गया तो इस गन्ने की बुआई हम पंक्तियों में करते हैं और इसके बीच में अंतराल रखते हैं 90 सेंटीमीटर अंतराल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक नाली बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नाली। और नाली के अंदर बुआई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बुआई। अब हम क्या करेंगे? पूरे खेत में सिंचाई करेंगे क्या? क्यों करेंगे? क्या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो नाली है, नाली के अंदर पौधा लगा हुआ है, हमें तो पानी पौधे की जड़ों के पास पहुंचाना है, इसलिए हम पूरे क्षेत्र में सिंचाई ना करके हम क्या करते हैं? इस नाली में सिंचाई कर देते हैं। और नाली में सिंचाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो अपक्षालन की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है, नाली में आसानी से पानी पहुंच जाता है, वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? कम हो जाती है। तो कूड़ विधि समझ में आई नहीं है। पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों में इसका उपयोग किया जाता है और इस प्रकार पंक्ति के अंदर पंक्ति जैसे पंक्ति होती है उसके चारों तरफ क्या बना दी जाती है? नाली बना दी जाती है और नाली में पानी भरे दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो इसको बनाने की विधि हो गई। समझ में आ गया कि इस प्रकार इसको बनाया जाता है, ठीक है।
इसके बाद में हम बात करते हैं इसके लाभ। लाभ लाभ की बात करते हैं, सबसे पहला लाभ है इसमें, लाभ क्या होता है इसमें सबसे पहला, पानी की बचोतरी, पानी की जल उपयोग दक्षता बढ़ जाती है, जल दक्षता बढ़ जाती है, ऐसे लिख लो डायरेक्टली, जल दक्षता अधिक। क्यों? क्योंकि हम बाकी पानी वेस्ट जाने नहीं दे रहे और जो भी पानी डाल रहे हैं वो पूरा पौधे को काम में आ रहा है। ठीक है, वाष्पीकरण की दर कम, वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर कम, वाष्पीकरण की दर क्या है, कम है इसमें। क्यों? क्योंकि हम पूरे खेत में पानी फैलाते हैं तो उसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पूरे खेत में गिरता है, जिस वजह से पानी गर्म होकर वाष्पीकृत हो जाता है। जबकि इसमें एक नाली में रहेगा, नाली में रहेगा तो कुछ हद तक तो छाया रहेगी, पौधों की छाया रह जाएगी, और इसके अलावा भूमि के अंदर की तरफ रहने से जल जल्दी से गर्म भी नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, इसमें वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब देखो इसमें जल दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितना भी हम पानी डाल रहे हैं वो सारा का सारा क्या होता है, इसके अंदर एक जगह एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें पपड़ी बनने की समस्या नहीं होती है, पपड़ी बनने की समस्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने देखा होगा जब आप खेत में क्यारी के अंदर सिंचाई करते हो तो क्या बनती है, पपड़ी बनती है। आपने देखा होगा जब खेत सूख जाता है उसके बाद में उसके ऊपर एक हल्की सी पपड़ी बन जाती है, सख्त होती है वो पपड़ी, कठोर होती है। इस वजह से जल वायु अवरुद्ध हो जाती है, रंध्राकाश बंद हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, वायु नहीं होने के कारण जड़ें अच्छे से विकसित नहीं हो पाती है और क्या होता है, पौधा कमजोर रह जाता है। तो पपड़ी बनने की समस्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे से क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इसमें बुआई कर रहे हैं, बाकी के क्षेत्र में सिंचाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पपड़ी बनने की जो समस्या होती है वो नहीं होती है इसमें। वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें तो इसके अंदर चौकेबार विधि की अपेक्षा ये क्या है, आसान विधि है। चौकेबार की अपेक्षा क्या है, आसान विधि है। कैसे कैसे आसान है कि उसमें तो इतनी सारी मेड़ और जो मेड़े बनानी पड़ती है, नालियां बनानी पड़ती है बहुत सारी। लेकिन इसमें क्या है, जितने क्षेत्र में क्या है, आपकी जो पौधे हैं उसी क्षेत्र में क्या बनानी है, आपको नाली बनानी है। लेकिन जो कम आवश्यकता तो है, लेकिन दक्ष मजदूर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दक्ष मजदूर, दक्ष श्रमिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, श्रमिक दक्ष होने चाहिए। दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है कि इस काम में निपुण होने चाहिए वो श्रमिक। ठीक है, इसके बाद में है इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, सीमाएं है तो सीमाओं में सबसे पहले तो आता है कि जैसे मान लो सीमाएं, अब सबसे ज्यादा इसमें जो हानि होगी वो कौन से समय होगी, वर्षा ऋतु में। मान लो वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा हो गई, तो पानी किस में भरेगा, नालियों में भरेगा। नालियों में भरने के बाद में क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ढलान वाले क्षेत्रों में अधिक तीव्र गति से बहेगा और क्या होगा, मृदा का क्षरण होगा। तो वर्षा के समय जल का निकास अच्छे से नहीं हो पाता है, या फिर मान लो नाली में ढलान रह गया तो इस वजह से पानी अधिक होने के कारण उस नाली में दौड़ेगा, नाली में दौड़ने से क्या होगा, जल क्षरण होगा तो क्या होगा, उसमें पौधे भी उसके साथ उभर कर जा सकते हैं क्योंकि एक नाली में पानी स्पीड से बहेगा इस वजह से। ठीक है, तो वर्षा के समय क्या होगा, मृदा क्षरण अधिक होगा क्योंकि वर्षा अधिक हो रही है, मृदा क्षरण अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी कुछ सीमाएं और भी है कि इसमें जो मेड़ बनेगी उसमें क्या होगा, लवणों का जमाव क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी पानी आएगा वो कहां पे रहेगा, नाली में रहेगा। नाली में अधिक पानी की वजह से क्या होगा, नाली की जो मेड़ होगी, मेड़ के ऊपर क्या होगा, लगातार क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया होगी जिससे लवण ऊपर आते जाएंगे और लवणों का जमाव होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है कुछ इसकी और भी विशेषता है, सॉरी और भी कमियां हैं, वो हम देखते हैं इसके अंदर कि बलुई मृदाओं में ये उपयुक्त नहीं है।
क्यों नहीं है बलुई मृदाओं में? क्योंकि आपको पता है बलुई मृदाएं कैसी होती है, अधिक रंध्रावकाश वाली होती है, इस वजह से पानी रिस कर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो बलुई मृदाओं में उपयुक्त नहीं, बलुई मृदाओं में उपयुक्त नहीं, बलुई मृदाओं में क्या उपयुक्त नहीं है ये विधि। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ लाभ। पूर्ण सिंचाई विधि इसमें क्या है कि जो पंक्तियों में बोई जाती है फसलें, उन्हीं में क्या की जाती है, इसका पूर्ण विधि सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जल दक्षता अधिक होती है, वाष्पीकरण की दर कम होती है, पपड़ी बनने की समस्या नहीं होती है और आसान वृद्धि होती है। लेकिन इसमें क्या चाहिए, दक्ष श्रमिक चाहिए। लेकिन इसमें सीमाएं, वर्षा अधिक होगी तो मर्दाशरण क्या होगा, ज्यादा होगा। मेड़ में लवणों का जमा हो जाएगा, मेड़ों पर क्या हो जाएगा, लवणों का जमा हो जाएगा। बलुई मृदाओं में उपयुक्त नहीं है विधि। कौन सी मृदाओं में, चिकनी मृदाओं में उपयुक्त होती है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, सख्त होती है भूमि, जिससे क्या मेड़ आसानी से कार्य कर जाती है। ठीक है, तीन विधियां कंप्लीट हो गई अपनी। और अगली चौथी है जो है अधोभूमि सिंचाई। कौन सी विधि है, अधोभूमि सिंचाई। देखो अधोभूमि सिंचाई है, इसका अर्थ क्या होता है, अधो मतलब नीचे, अधो मतलब नीचे, और भूमि की निचली सतह पर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। भूमि की निचली सतह पर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। इसमें सिंचाई जो अधोभूमि सिंचाई है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे के क्षेत्रों में क्या किया जाता है, भूमि की सतह के नीचे, भूमि की सतह के नीचे क्या किया जाता है, जैसे मान लो नाली बना दी जाती है, नाली बनाकर क्या किया जाता है, पानी नीचे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, पानी रिस कर ऊपर आ जाता है और पौधों को प्राप्त हो जाता है। कुछ क्षेत्र होते हैं ऐसे जिनमें हम ऊपर से पानी नहीं दे सकते। इसी प्रकार हम पाइप जो रंध्र युक्त पाइप होते हैं उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। जो पाइप हो उनमें रंध्र होंगे, रंध्रों के आधार पर क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, रिसकर पानी बाहर निकलेगा तो पानी ऊपर की तरफ गति करेगा, सोखा जाएगा मृदा के द्वारा, और वो जड़ों के प्रयुक्त हो जाएगा जड़ों में, और जड़ों में प्रयुक्त होने की वजह से वो पौधों को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अधोभूमि सिंचाई विधि होती है। ये चीज समझ में आई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण की दर कम होती है, क्योंकि क्या होता है, वाष्पीकरण की दर कम होती है। क्यों होती है वाष्पीकरण की दर, क्योंकि भूमि के नीचे वाष्पीकरण की दर कम। क्यों होती है कम, क्योंकि ये भूमि के नीचे है तो गर्म होगा ही नहीं पानी, तो वाष्पीकरण कहां से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार, और ये विधि समझ में आ गई। अब हम जो अगली विधि है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।